लुधियाना वेस्ट उपचुनाव से कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने दिल्ली को लूटा है अब वे पंजाब को लूट रहे हैं। रेखा गुप्ता 19 जून को होने वाले लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता के लिए प्रचार कर रही थी। यह सीट आप विधायक गुरप्रीत बासी गोगी के निधन के बाद खाली हुई थी, जहां से आपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है। मतगणना 23 जून को होगी। रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्हें दिल्ली की जनता ने पंजाब में आपकी सच्चाई बताने के लिए भेजा है। उन्होंने आप और अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार, शराब घोटाले और पंजाब को भारी कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब की सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से संभव हो पाई है और ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी की सराहना की। गुप्ता ने कांग्रेस को देशभक्ति की भावना से विहीन बताते हुए कहा कि कांग्रेस को न देश से प्यार है, न मिट्टी से, न सेना से, न ही जनता से। उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में एक भी पंजाबी या सिख मंत्री नहीं था और पंजाब की सरकार को दिल्ली के नेताओं जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन चला रहे थे। आपका पलटवार भी हुआ। दिल्ली में आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता से सवाल पूछा कि क्या बीजेपी की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें फिर से निजीकरण के तहत जाएंगी। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ताकि यह साफ हो जाए कि असल में शराब माफिया के साथ कौन है। दिल्ली पुलिस के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी नागरिक सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन घुसपैठियों में से 17 बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी भारत में बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से रह रहे थे। यह कार्रवाई 13 जून 2025 को भारत नगर थाना क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा। पुलिस को तलाशी के दौरान 7 स्मार्टफोन और 13 बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। बरामद मोबाइल फोनों में IMO नाम का ऐप इंस्टॉल था, जो कि भारतीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। अभियान के तहत पुलिस ने 25 फुटपाथ और 32 गलियों की जांच की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया, जिसने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और अवैध रूप से भारत में रह रहा है। पूछताछ में पता चला कि ये सभी पहले हरियाणा के मेवात क्षेत्र में एक ईंट भट्ठे पर काम करते थे। हरियाणा पुलिस की सख्ती के चलते वे वहां से भागकर दिल्ली आ गए और यहाँ किराए का मकान लेकर स्थानीय लोगों में घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस अब इन सभी अवैध प्रवासियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुंबई के कांदीवालीपुरम में एक इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल भेजा गया, जिससे स्कूल में छात्रों, स्टाफ और अभिभावकों में दहशत फैल गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक धमकी और भय फैलाने की धाराओं में केस दर्ज किया है। धमकी मिलने के बाद स्कूल में तुरंत सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। समता नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है और ईमेल की तकनीकी जांच के जरिए भेजने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में भी हाल ही में बम धमकी भरी फर्जी कॉल आई थी। इस मामले में MIDC पुलिस ने अंधेरी पूर्व के साकीनाका निवासी 35 वर्षीय मंजीत कुमार गौतम को गिरफ्तार किया है। उसने पारिवारिक विवाद के चलते हताशा में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विस्फोट की झूठी सूचना दी थी। तकनीकी जांच और पुलिस टीम की सतर्कता के चलते आरोपी का मोबाइल नंबर ट्रेस कर उसे गारमेंट कंपनी से गिरफ्तार किया गया। आगे की पूछताछ के लिए उसे सहार पुलिस को सौंप दिया गया है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने सोमवार को गलवान घाटी संघर्ष यानी 16 जून 2020 में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना ने कहा कि इन वीर जवानों का साहस और बलिदान हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इन सैनिकों को याद करते हुए कहा, आज से 5 साल पहले हमारे वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी बहादुरी और साहस को कोटि कोटि नमन। 2020 में गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चीन को भी भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद भारत चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, जिसके चलते सीमा पर भारी सैन्य तैनाती की गई और कई बार बातचीत के जरिए दोनों देशों ने कुछ क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट वापसी की प्रक्रिया पूरी की। फरवरी 2021 में पैगोंग झील से सैनिक हटाने पर सहमति हुई। सितंबर 2022 में गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग से भी वापसी हुई। अक्टूबर 2024 में डेप्सांग और डेमचौक क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर नई समझ बनी। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक भी हुई। गलवान दिवस पर पूरी राष्ट्र ने इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट किया। फ्रांसीसी रक्षा कंपनी दसॉ एविएशन के CEO एरिक ट्रैपियर ने पाकिस्तान द्वारा 3 भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराने के दावे को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। पेरिस एयर शो के पहले
यूरोपीय मीडिया से बात करते हुए ट्रैपियर ने कहा, भारत ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान का दावा पूरी तरह असत्य है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सच्चाई सामने आएगी तो वास्तविकता बहुतों को चौंका सकती है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को गिराया, जिसमें 3 राफेल शामिल थे। हालांकि कोई सबूत नहीं मिला और विशेषज्ञों ने इसे झूठा दावा बताया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पीओके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसमें आतंकी लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया गया था। यह हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में किया गया था, जिसमें 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। सरकारी बयान इस प्रकार हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नागरिकों को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। ऑपरेशन पूरी तरह आतंकी ठिकानों को खत्म करने पर केंद्रित था। पाकिस्तान का दावा गलत और निराधार साबित हुआ है। भारत की प्रतिक्रिया सटीक और रणनीतिक थी, जो आतंकवाद के खिलाफ उसकी मजबूत नीति को दर्शाती है। राफेल विमानों के गिरने की कोई पुष्टि नहीं हुई है और 10 ने इसे पूरी तरह नकार दिया है। ईरान में इजराइल के हमलों के बीच वहां फंसे सैकड़ों भारतीय मेडिकल छात्र दहशत में हैं और भारत सरकार से जल्द निकासी की गुहार लगा रहे हैं। शाहिद बेहस्ती यूनिवर्सिटी तेहरान में पढ़ रहे कश्मीर के इम्तिसाल मोहद्दीन ने बताया कि वो और उनके साथी छात्र पिछले 3 रातों से सो नहीं पाए हैं। बम धमाके उनके हॉस्टल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हुए। ईरान में करीब 350 से ज़्यादा भारतीय छात्र शाहिद बेहस्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वहीं कई अन्य छात्र देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। कुछ हमले में मारे गए ईरानी परमाणु वैज्ञानिक इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिससे छात्रों की चिंता और बढ़ गई है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने क्लासें बंद कर दी हैं और वे ज़्यादातर टाइम बेसमेंट में छिपकर बिता रहे हैं। इंटरनेट की धीमी स्पीड के कारण वे अपने परिवारों से भी ठीक से संपर्क नहीं कर पा रहे। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को घर के अंदर रहने और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहने की सलाह दी है। साथ ही आपातकालीन हेल्पलाइन भी जारी की है। हालांकि छात्रों का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए, क्योंकि हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई छात्रों ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए ईरान का रुख किया था, लेकिन अब उनका एक ही मकसद है, जिंदा घर लौटना। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक SIPRI स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 2023 और 2024 में 100 नए परमाणु हथियार जोड़े हैं, जिससे उसकी कुल परमाणु वॉरहेड की संख्या 600 हो गई है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि एक खतरनाक नई परमाणु होड़ शुरू हो रही है, जब वैश्विक हथियार नियंत्रण समझौते कमजोर पड़ चुके हैं। दुनिया में कुल अनुमानित परमाणु हथियार जनवरी 2025 में 12,241 हो चुके हैं। इनमें से 9,614 सैन्य उपयोग के लिए, 3,912 मिसाइलों और विमानों पर तैनात हैं। 2,100 उच्च स्तर की तैनाती में मुख्यतः अमेरिका और रूस के। चीन प्रतिवर्ष लगभग 100 नए वॉरहेड्स जोड़ रहा है। अब तक 350 ICBM सिलोस मिसाइल लॉन्चिंग ठिकाने तैयार कर चुका है या निर्माणाधीन है। अनुमान यह है कि 2035 तक चीन के पास 1,500 परमाणु हथियार हो सकते हैं। भारत ने भी अपने परमाणु शस्त्रागार में मामूली वृद्धि की है और नए कैनिस्टराइड्स मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है, जो युद्ध के समय के अलावा शांतिकाल में भी परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। पाकिस्तान लगातार नई डिलीवरी प्रणालियां विकसित कर रहा है और उसके शस्त्रागार में भी वृद्धि संभव है। उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं और साथ ही 40 और बनाने योग्य पदार्थ मौजूद है। रूस और अमेरिका मिलाकर दुनिया के 90% परमाणु हथियार रखते हैं। इजराइल के पास 90 वॉरहेड्स हैं, हालांकि वह इसे आधिकारिक रूप में स्वीकार नहीं करता। SIPRI ने कहा है कि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों में हो रही कमी का दौर अब खत्म हो रहा है। अब बढ़ते शस्त्रागार, तेज परमाणु बयानबाजी और हथियार नियंत्रण समझौतों का टूटना एक नई परमाणु प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रहे हैं। AI, क्वांटम तकनीक, मिसाइल डिफेंस और साइबर क्षमताएं भी इस क्षेत्र को और भी अस्थिर बना रही हैं। SIPRI की 56वीं सालाना रिपोर्ट ने वैश्विक सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को दर्शाया है। यूक्रेन और गाजा के युद्ध, वैश्विक ध्रुवीकरण और अमेरिका की विदेश नीति को लेकर अनिश्चितता से दुनिया में तनाव बढ़ा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या 2024 में 172 से बढ़ाकर 2025 में 180 कर दी है और नई पीढ़ी की उन्नत मिसाइल प्रणालियां भी विकसित की है। स्टराइज मिसाइलों में वॉरहेड पहले से लगे होते हैं और इन्हें शांति काल में भी ले जाया जा सकता है। MIRV क्षमता, एक मिसाइल से कई लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता। अग्नि P, 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज की नई पीढ़ी की मिसाइल। अग्नि 5, MIRV कैपेबल, 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक कई लक्ष्यों पर वार करने में सक्षम।
प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र की सफलता पर डीआरडीओ वैज्ञानिकों की सराहना की है। पाकिस्तान ने भी 2024 में परमाणु हथियारों के वितरण तंत्र में सुधार किया और विस्फोटक सामग्री जुटाई है। SIPRI ने भारत पाक के बीच जनवरी 2025 में हुई झड़प पर चिंता जताई और यह एक पारंपरिक युद्ध को परमाणु संकट में बदल सकता था, ऐसा बताया। चीन हर साल लगभग 100 नए परमाणु वॉरहेड्स छोड़ रहा है। अब तक 350 ICBM साइलो बना चुका है। 2035 तक चीन के पास 1500 वॉरहेड्स हो सकते हैं। फिर भी अमेरिका और रूस से कम ही होंगे। भारत ने न केवल पाकिस्तान पर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखी है, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अपनी परमाणु क्षमता को आधुनिक बनाया है। हालांकि चीन की तेजी से हो रही वृद्धि और वैश्विक परमाणु होड़ एक नई चुनौती बनती जा रही है। भारत के कनाडा में कार्यवाहक उच्चायुक्त चिन्मय नायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच संभावित बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। यह बैठक G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अल्बर्टा में होने वाली है, जहां भारत को लगातार छठी बार अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। नायक ने कहा कि इस बार भारत ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर अपनी बात रखेगा। साथ ही PM मोदी और PM कार्नी के बीच द्विपक्षीय वार्ता की भी उम्मीद जताई गई है। उन्होंने बताया कि भारत कनाडा संबंधों में सुधार की दिशा में यह यात्रा एक सकारात्मक कदम हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि 1.8 मिलियन की इंडो कैनेडियन समुदाय में PM मोदी की यात्रा को लेकर काफी उत्साह है और भारतीय उच्चायोग को पूरे कनाडा से लगातार सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। यह दौरा इस समय पे हो रहा है जब 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा संबंधों में तनाव आया था। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था और दोनों देशों ने एक दूसरे के वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। नायक ने कहा, दिशा सकारात्मक दिख रही है। वॉर 2 2019 की हिट फिल्म वॉर का सीक्वल है और YRF स्पाई यूनिवर्स की छठी कड़ी है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर मेजर कबीर धालीवाल के रूप में नजर आएंगे, जबकि जूनियर NTR बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। कियारा आडवाणी भी मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 150 दिनों में 6 देशों स्पेन, इटली, जापान, रूस, अबू धाबी और भारत में की गई है। यह फिल्म बड़े पैमाने पर एक्शन दृश्यों, हाई स्पीड चेज और ग्लोबल लोकेशंस के लिए जानी जाती है। फिल्म की कहानी एक्शन और थ्रिल से भरपूर है, जिसमें दो शीर्ष एजेंटों के बीच संघर्ष को दिखाया गया है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR के बीच की टक्कर फिल्म का मुख्य आकर्षण है। कियारा आडवाणी की उपस्थिति फिल्म में रोमांटिक एंगल जोड़ती है। ऋतिक रोशन अपने किरदार कबीर धालीवाल में एक्शन और इमोशन का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और स्टाइलिश एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को आकर्षित करते हैं। जूनियर NTR बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे जूनियर NTR ने फिल्म में दमदार अभिनय किया है। उनके एक्शन दृश्यों और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म को और भी रोमांचक बना दिया है। फिल्म का संगीत प्रीतम ने दिया है, जबकि बैकग्राउंड स्कोर संचित और अंकित बलहारा ने तैयार किया है। गीतों के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। फिल्म के संगीत में एक्शन और इमोशन का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। फिल्म में एक्शन दृश्यों की भरमार है, जिसमें हवाई लड़ाइयाँ, ट्रेन पर संघर्ष और समुद्र के बीच की लड़ाइयाँ शामिल हैं। VFX का उपयोग शानदार तरीके से किया गया है, जो फिल्म को और भी रोमांचक बनाता है। यह फिल्म 14 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है, जो दर्शकों के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगा। वॉर 2 एक्शन, थ्रिल और इमोशंस का बेहतरीन मिश्रण है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की जोड़ी फिल्म को आकर्षक बनाती है। यदि आप एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्में देखना पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है।